हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्टिव अनुज राइट ट्रेंड में। एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक। जो हमने कल की वीडियो में छोड़ा था, हमने कहा था अणु और परमाणु के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, वही हम लेकर हाजिर हैं। और चलिए डिस्कस करते हैं कि कैसे क्वेश्चन एएलपी में इसके आधार पर पूछे जाएंगे। पहले हम टॉपिक को क्लियर करते हैं कि अणु और परमाणु होता कैसे है, क्या होते हैं। अणु बड़ा होता है, परमाणु बड़ा होता है। कन्फ्यूजन में रहते हैं बच्चे कि अणु बड़ा होता है, परमाणु बड़ा होता है। तो आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि कैसे नाम आए हैं और किस प्रकार का नाम इनका रखा गया है, किसने रखा है, कैसे क्वेश्चन, किस लेवल तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भारी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अगर आप वीडियो में लगातार बने रहेंगे तो आपको समझ में आएगा और आपको पसंद भी ज़रूर आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहला हमने लिखा, सबसे पहला हमारा टॉपिक है अणु। अणु और परमाणु। ठीक है, कोई भी तत्व है वो परमाणु से मिलकर बना है। और परमाणु शब्द का जो प्रयोग किया था वो सबसे पहले किसने किया था? देखिए, सबसे पहले कणाद जी ने, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, कल वाली वीडियो में डिस्कस किया था, यौगिक तत्व वाली वीडियो में। जो जिसने देखी है वो अच्छी बात है, जिसने नहीं देखी वो जाइए प्लेलिस्ट में, केमिस्ट्री वाली वीडियो में देखिए, वहाँ पे आपको यौगिक तत्व और मिश्रण वाली वीडियो मिलेगी, उसमें आपको ये सब मिलेगा। तो ये कणाद क्या है? कणाद एक नाम है, कणाद जी। ठीक है, तो कणाद जी ने कहा था कि भाई मैं इतना बता सकता हूँ। सबसे पहले उन्होंने डिस्कस किया कि मैं इतना बता सकता हूँ कि कोई भी चीज़ बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हुई है, लेकिन उनका नाम क्या रखोगे वो मुझे नहीं पता। लेकिन बस उन्होंने ये कह दिया था कि कोई भी चीज़ है वो बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हुई है। तो सबसे पहले कोई भी एक परिभाषा, जो कोई भी चीज़ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है, वो सबसे पहले किसने कहा था? कणाद जी ने कहा था। ठीक, एक्सेप्ट कर लिया। फिर वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई कह रहा है तो बनी होगी, और उसे तोड़ा जाए तो टूटती भी है, तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है। अब उन कणों के अंदर की रिसर्च करी गई, तो रिसर्च करने में पाया गया कि आपका जो डेमोक्रिस्टस नाम के वैज्ञानिक थे, ग्रीक दार्शनिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या कहा कि कोई भी कण है वो परमाणु से मिलकर बना है। ठीक है, उस कण का नाम, जिस कण से उन्होंने कहा था कणाद जी ने कि कणों से मिलकर बना हुआ है, कणाद जी ने बोला था, तो उस कण का नाम डेमोक्रिस्टस जी ने बताया कि परमाणु है। और परमाणु का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कि किसी भी चीज़ को तोड़ा ना जा सके, जिस चीज़ को तोड़ा ना जा सके। तो परमाणु को हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, परमाणु को हम तोड़ नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब परमाणु को तोड़ नहीं सकते तो परमाणु सबसे छोटा कण हुआ। याद रखोगे, परमाणु का अर्थ है जिससे तोड़ा ना जा सके, परमाणु। ठीक है, जिसे तोड़ा ना जा सके वो परमाणु है। ठीक है, अब परमाणुओं से मिलकर क्या बना है? परमाणु से मिलकर अणु बना है। ठीक है, परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, और अणु लिखने में छोटा होता है, लेकिन परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं। ध्यान रखना, ये एटम होता है, ये एटम होता है, और इसे बोलते हैं मॉलिक्यूल। अणु को बोलते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल। अणु को बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो परमाणु सबसे छोटा, उससे बड़ा अणु। इतनी बात क्लियर हुई। आज के बाद अगर एएलपी पूछता है कि सबसे छोटा कण कौन सा है, तो परमाणु। इसमें कंफ्यूज में मत रहना, क्योंकि वो ऑप्शन में देगा अणु, परमाणु, कण, छोटा कण, सूक्ष्म कण, फलाना ढिमका, बहुत अच्छी चीज़ें देगा। तो आपको परमाणु उसमें आंसर लगा देना है। ठीक है, दैट्स ऑल। तो इतना क्वेश्चन आपसे पूछेगा। लेवल बता दिया मैंने, किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर सकते हो। जिसे तोड़ा ना जा सके, ऐसा नाम उसने बताया कि परमाणु बोलते हैं। ठीक है, अब रसायन विज्ञान के में तत्व का छोटे से छोटा भाग। अब सीधी सी बात है, रसायन विज्ञान में कोई भी तत्व है उसका सबसे छोटे से छोटा भाग क्या है? परमाणु है। यही बताने की कोशिश की है, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। हाँ, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, ये किसी ना किसी चीज़ के साथ क्रिया करके रहेगा। ठीक है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। कोई भी परमाणु है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि पॉइंट वाइज हम चल रहे हैं। बस इतना याद रखिए कि अणु स्वतंत्र रह सकता है, परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकता। ठीक है,
अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इनमें से कौन स्वतंत्र रूप से रह सकता है या इनमें से कौन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। मैं क्वेश्चन भी बता रहा हूँ जिससे आप नोट कर सकते हैं, इनमें से कौन स्वतंत्र रूप से रह सकता है, इनमें से कौन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। तो आपको दोनों क्वेश्चन मैंने बता दिए, अणु और परमाणु। तो अणु जो होता है वो स्वतंत्र रूप से रह सकता है, परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। ठीक है, परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अब ये परमाणु क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और अणु रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता। ये क्वेश्चन बनते हैं, कौन रासायनिक क्रिया में भाग लेता है और कौन नहीं लेता। तो परमाणु रासायनिक क्रिया में भाग लेता है और अणु रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता। आकार और द्रव्यमान में बहुत कम होता है, सीधी सी बात है। जब ये इनसे मिलके अणु बनते हैं तो उनका आकार बड़ा हो जाएगा और परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है। ठीक है, सूक्ष्म होता है, जो हमारी आंखों से दिखाई भी दे या कम, बहुत ही ना के बराबर दिखाई दे। ठीक है, क्योंकि उसका आकार 10⁻⁻19 के लगभग उसकी त्रिज्या होती है, तो बहुत ही माइनस में जाता है मामला। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूँ कि 19 ही है क्या त्रिज्या। 10⁻18 है परमाणु की त्रिज्या, 8 सेंटीमीटर में। ठीक है, 10⁻8 सेंटीमीटर की त्रिज्या होती है परमाणु की। क्या होती है ये भी याद रख सकते हो कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻8 सेंटीमीटर। ये आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठे, जब मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ तो अपने साथ कॉपी पेंसिल लेकर बैठे, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दें कि मैं बोल क्या रहा हूँ और उन चीज़ों को आप नोट डाउन करें। ठीक है, परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, कितनी होती है, 10⁻8 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, पूछ लेगा वो आपसे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगले में इसमें बताया है, परमाणु स्वयं विभिन्न प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। ये जो परमाणु है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये खुद भी अंदर जब बात की जाती है तो इसके अंदर भी बहुत सूक्ष्म कण पाए जाते हैं और वो क्या कहलाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, कुछ इस प्रकार की संरचना होती है जो मैंने बनाई है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ होते हैं। तो जो त्रिज्या इसकी मानी जाएगी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मानी जाएगी, जो इसकी कक्षाएं हैं वो इसकी त्रिज्या मानी जाएगी। ठीक है, तो 10⁻8 सेंटीमीटर तक त्रिज्या होती है। ठीक है, इतने छोटे लेवल तक भी जाता है और बड़े लेवल पे तो बहुत बड़े एक्सटर्नल लेवल पे भी जाते हैं परमाणु की त्रिज्या। ठीक है, तो ये जो हमारा सौर मंडल है, आपने ये वाला चित्र भी देखा होगा बना हुआ, सूर्य के बाद में इस तरह गोल चक्कर में बुध देखा होगा, फिर शुक्र देखा होगा, फिर हमारी पृथ्वी आ जाती है, फिर मंगल आ जाता है, बृहस्पति आ जाता है, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, यम हटा दिया इसमें से, वैज्ञानिकों ने यम को बेचारे को 9 ग्रह में से 8 ग्रह छोड़े हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारे वो 8 ग्रह अगर हम क्रम वाइज देखें तो सूर्य से दूरी के आधार पे पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर हमारी पृथ्वी आ जाती है, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण। ये ऐसे है 8, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। ठीक है, तो सूर्य से दूरी के आधार पे सबसे पहले कौन आता है, बुध आता है, फिर शुक्र आता है। और ये बिल्कुल परमाणु जो होता है उसी के तरह काम करता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते हैं, इसी तरीके से ये जो ग्रह होते हैं, ये हमारा सूर्य नाभिक का काम करता है यहाँ पर, और नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सूर्य नाभिक का काम करता है और जो हमारे ग्रह होते हैं वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, ये विद्युत का ऋणात्मक होता है, और यहाँ पर न्यूट्रॉन उदासीन होता है, प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, विद्युत का धनावेश होता है। तो जो हमने क्या सीखा है, हमने सीखा अणु और परमाणु में क्या डिफरेंस है। ठीक है, परमाणु छोटा होता है, अणु बड़ा होता है। और कुछ चीज़ें जो किसने बताई हैं, डेमोक्रिटस ने बताई हैं कि परमाणु सबसे छोटा कण है, डेमोक्रिटस ने बताई है।
ये मैं क्वेश्चन जो आपको बोल रहा हूँ ये जो केतु आपसे पूछ लेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसने दिया परमाणु का मॉडल। देखिए जब स्टार्टिंग हुई तो किसी को कुछ नहीं पता था, बेचारे ने कनाद ने बताया कि सबसे छोटे कणों से, कुछ छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन वो एक्चुअली पता नहीं लगा पा रहे थे कि हम उन्हें क्या नाम दें या फिर वो कैसे कैसे एडजस्ट हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे कण हैं और उन्हें देखना पॉसिबल नहीं था। और जब हमने फिजिक्स में अपनी रेंज पढ़ी थी, सॉरी तरंग, ठीक है, वेव्स पढ़ी थी, तो तरंग का आप चैप्टर जाके फिजिक्स की मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और तरंग के नाम से आपको प्लेलिस्ट में चैप्टर मिलेगा, सॉरी वीडियो मिलेगी। और उस वीडियो को आप ध्यान से देखिए कि उस वीडियो में एक एक पॉइंट बीच में जाइए और एक एक पॉइंट क्लियर होगा कि कौन सी वेव हमें किस प्रकार के काम में यूज हो रही है। उसमें अल्फ़ा बीटा गामा किरणें, एक्स किरणें, ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणें के बारे में सब चीज़ बताई हैं। और वहाँ से आपको ये हेल्प मिलेगी कि बीटा कण क्या कर रहे हैं, अल्फा कण क्या कर रहे हैं, तो आपको वो वहाँ से वो चीज़ें समझने के लिए आसानी होगी। और जिसने पढ़ रखा है वो आगे अच्छे से सीख पाएगा, और जिसने नहीं पढ़ा है मैं पहले प्रेफर करता हूँ कि आप उन वीडियो को भी जाके देख लें, ठीक है। और लाइक करें और शेयर भी करें, क्योंकि वीडियोस देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते, और उसमें बहुत सारी नॉलेज है, बशर्ते आप उन्हें देखिए, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अणु और परमाणु हमें समझ में आ गया कि परमाणु छोटा होता है और अणु बड़ा होता है। अब हम क्या सीखने वाले हैं, हमने देखा अणु और परमाणु। अब ये जो परमाणु है इसका मॉडल देने की बात हुई, ठीक है, परमाणु का मॉडल, परमाणु का मॉडल बताने की बात हुई। अब बहुत सारे वैज्ञानिक हैं कि भाई मैं बताऊंगा, मेरी बात सही है, अब मेरे दिमाग में कुछ आ रही है तो मैं अपने थॉट्स रखूंगा, लेकिन वो एक्चुअली में सही है या नहीं, वो सही बैठ रहे हैं या नहीं, क्योंकि उस समय जो मेरी समझ में आ रहा है मैं बता रहा हूँ, आपकी समझ में आ रहा है आप बता रहे हैं, लेकिन तीसरा बंदा तो दोनों की सही मान रहा है कि भाई इसका भी ठीक हो सकता है, इसका भी ठीक हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो आने वाला टाइम बताएगा जब चीज़ें उसके अकॉर्डिंग करी जाएंगी और वो सेटिस्फेक्शन जिसकी बात सेटिस्फाइड कर जाएगी, चीज़ों को सही आगे ले जाएगी, वो सही है, और जो नहीं सही, जो नहीं आगे ले जा पा रही चीज़ों को, वो गलत हो जाएगा। तो ऐसे ही हुआ कि परमाणु का मॉडल दिया, और परमाणु की संरचना को समझने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने समय समय पर मॉडल प्रस्तुत किए। परमाणु की संरचना को बताने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने समय समय पर अपनी अपनी बातें रखी कि हाँ भाई ऐसे भी हो सकता है, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती रही, ठीक है। तो परमाणु का मॉडल विभिन्न वैज्ञानिक हमें देते रहे। कौन देते रहे? विभिन्न वैज्ञानिक हमें परमाणु का मॉडल देते रहे। लेकिन उसमें से सही किसका हो सकता है, किन्होंने ज़्यादा चीज़ें बताई हैं, और किसके चीज़ को मान के आगे चलना भी गया, लेकिन उससे आने वाले जैसे जैसे समय बीता फिर उसे नेगलेक्ट करना पड़ा, ठीक है। तो कुछ प्रमुख मॉडल जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कुछ प्रमुख मॉडल हैं जिनसे हमारा ALP क्वेश्चन पूछता है, वो मैं आपको बताता हूँ कि थॉमसन का परमाणु मॉडल से पूछता है। किससे पूछता है? थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार थॉमसन जी ने क्या बताया था? देखिए नाम याद रखिए, थॉमसन जी ने क्या बताया था उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हमें पता होना चाहिए कि जे थॉमसन, पूरा नाम क्या बोला जाता है? जे थॉमसन बोला जाता है। और तो इन्होंने क्या बताया था हमें? जे थॉमसन ने बताया था 1904 में, इन्होंने कहा था 1904 में सर्वप्रथम परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया, और इसके अनुसार क्या था? परमाणु एक धनावेशित पदार्थ से बना गोला है जिसमें धनावेशित पदार्थ एक समान रूप से वितरित रहते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो परमाणु होता है वो एक धनावेशित, यानी कि सारे में कैसे कण है? धन कण है। धनावेशित कण से मतलब है कि कोई ना कोई जगह घेरने वाला कण है। धनावेशित कण वो होता है जहाँ से कोई चीज़
आर पार ना जा सके, उसमें कुछ ना कुछ है अंदर, ठीक है, खाली नहीं है। तो धनावेश से मतलब यहाँ पे धनावेश से मतलब खाली ना होने से मतलब है, ठीक है। तो प्रत्येक परमाणु धनावेश कणों से मिलकर बना हुआ है और ये कहा गया कि समान रूप से वितरित है उसमें। और इलेक्ट्रॉन धनावेश में इस प्रकार व्यवस्थित हैं जैसे कि तरबूज में उसके बीज धसे रहते हैं। तो इन्होंने बताया था कि जैसे तरबूज है और यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, ये धनावेशित कण है और इन्हीं में ही इलेक्ट्रॉन कैसे धसे हुए हैं, ऐसे इसमें ऐसे बीज के जैसे हमारा तरबूज में बीज होते हैं ना, तो ऐसे ही यहीं पे ही ऐसे ऐसे धसे हुए हैं। तो इन्होंने जो जे थॉमसन जी ने ये चीज़ दी थी, ठीक है, कि धनावेशित कण है, धनावेशित कण यहाँ पे है और इसी में ही जो ऋणावेशित कण है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो इसमें धसे हुए हैं तरबूज के बीज की तरह। लेकिन अब इस मॉडल को जब इन्होंने कहा कि तरबूज के बीज की तरह धसे हुए हैं, तरबूज का नाम ले दिया, ठीक है, तो तरबूज के बीज की तरह धसे हुए हैं, तो तरबूज इस मॉडल को क्या नाम भी दिया जा सकता है, इसे मॉडल को तरबूज मॉडल भी बोल देते हैं, ठीक है। तरबूज देखा है ना आपने, गर्मियों में खाते हैं ना, वाटरमेलन मॉडल, तो तरबूज मॉडल भी बोल देते हैं। और तरबूज मॉडल किसका है, जे थॉमसन जी का है। जे थॉमसन जी ने ये चीज़ बताई थी कि ये कोई भी परमाणु है वो धनावेशित कणों से मिलकर बना हुआ है और उसमें धनावेशित कणों में इलेक्ट्रॉन क्या है, तरबूज के बीज की तरह धसे हुए हैं, ठीक है, उसी में ही। लेकिन इस मॉडल का फिर आगे चल के हमें बहिष्कार करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, क्योंकि ये काम नहीं कर सकता था, ठीक है, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में विफल रहा था ये, ठीक है। अब इसके जो नाम है, 2 नाम और दिए हैं, पलम, ये मैं नहीं जानता, ये पलम पुंडिंग मॉडल, ये भी याद रखना, पलम पुंडिंग मॉडल भी सही बोलते हैं, और रेजिन पुंडिंग मॉडल भी इसी का नाम दिया गया है। तो तरबूज मॉडल, रेजिन पुंडिंग मॉडल, पलम पुंडिंग मॉडल और थॉमसन मॉडल, ठीक है, ये 4 नाम इस मॉडल से, एक ही मॉडल के 4 नाम है, ठीक है। तरबूज मॉडल, पलम पुंडिंग मॉडल, रेजिन पुंडिंग मॉडल और जे थॉमसन मॉडल। परमाणु के बारे में 1904 में जे थॉमसन जी ने ये चीज़ बताई थी, जो कि हमें छोड़नी पड़ी, ठीक है। तो कुछ समय के लिए तो आदमी मान ही लेता है जब कुछ चीज़ें और नहीं है, लेकिन इन्होंने बस एक ही चीज़ ये गलत बता पाए कि वो तरबूज की तरह धसे हुए हैं, और तरबूज की तरह वो धसे हुए नहीं थे। हमारा वो किस तरह थे, वो हमारे नाभिक से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बाहर की कक्षाओं में ऐसे गति कर रहे थे, ठीक है। तो वो बाहर थे, ना कि अंदर थे, तो इसीलिए हमें ये नेगलेक्ट करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। तो ये स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति और परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में विफल रहे। तो जे थॉमसन जी का परमाणु मॉडल में से क्वेश्चन बस यही पूछता है कि जे थॉमसन जी के परमाणु मॉडल के आधार पर तरबूज की तरह धसे हुए थे या नहीं थे, ऐसे कुछ पूछता है। तो हम जब क्वेश्चन करेंगे कल इसके सेकंड पार्ट में, ये मैंने फर्स्ट पार्ट बना दिया, ऐसे समझ लो, परमाणु और अणु के ऊपर, और इसका जब सेकंड पार्ट करेंगे तो उसमें क्वेश्चन करेंगे, उन क्वेश्चनों पे हम डिस्कस करेंगे। आगे आता है रदरफोर्ड, ठीक है, जे थॉमसन हमने पढ़ लिया, आगे आता है रदरफोर्ड जी का परमाणु मॉडल। परमाणु और अणु पढ़ रहे हैं तो परमाणु का पता होना चाहिए, इसीलिए मैं फटाफट इसे पूरा कराता हूँ, ठीक है। रदरफोर्ड जी को हम देखें, रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। अब रदरफोर्ड मॉडल में क्या है, इन्होंने क्या बताया, अब 1904 की वो बात हो चुकी थी, अब समय जैसे जैसे बढ़ा और समय की मांग आई, तो 1911 में रदरफोर्ड जी आए भाई, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, अल्फा कण उठाए। कौन उठाए, अल्फा कण। अब मैंने पहले ही बताया कि तरंग की वीडियो में जाइए, वहाँ पे आपको अल्फा कण, बीटा कण और वेव्स मिलेंगे, तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि ये कण किस काम में आ रहे हैं, ठीक है।
फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाओगे, फिजिक्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें तरंग की वीडियो मिलेगी, ठीक है, और वहाँ से तरंग की वीडियो में आप इन चीज़ों को देख पाएंगे, ठीक है, आप समझ लेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, चीज़ों को समझेंगे तो रदरफोर्ड जी ने अपने मॉडल में 1911 में क्या बताने की कोशिश की, अल्फा कण उन्होंने उठाए और अल्फा कणों का प्रकीर्णन किया। क्या किया? प्रकीर्णन, प्रकीर्ण, ठीक है, अल्फा कणों का प्रकीर्णन किया और आश्चर्यजनक तथ्यों का पता चलाया, ठीक है, इन्हें बहुत अजीब अजीब चीज़ें महसूस हुई। इन्होंने क्या किया, ये जो अल्फा कण थे, एक लिया सोने की एक पतली परत, जैसे आप वो लेते हैं ना चांदी का वर्क बोल देते हैं, ऐसी हमने सोने की पतली बिल्कुल पतली झिल्ली बना ली, जैसे चांदी का वर्क देखा है, हनुमान जी पे चढ़ाते हैं, फिर चोला चढ़ाते हैं कुछ इस टाइप में, तो बर्फ़ी पे लगाते हैं, तो वही उसी टाइप में एक चादर, उसी टाइप की बिल्कुल पतली परत सोने की ले ली, ठीक है। अब उस सोने की परत पे इन्होंने क्या किया, अल्फा कणों की बौछार कर दी, ठीक है, ऐसे, ये हमारी सोने की गोल्ड की परत हो गई और अल्फा कणों की ऐसे बौछार कर दी। तो इन्होंने क्या देखा कि रदरफोर्ड ने धातु की पतली परत जैसे सोना, चांदी आदि आदि पर तीव्र अल्फा कणों की बौछार कर दी और अल्फा कणों को रेडियो एक्टिव पदार्थ रेडियम से प्राप्त किया गया था। जो ये अल्फा कण इन्होंने प्राप्त किए थे, ये रेडियम धातु से, रेडियम कण से प्राप्त किए गए थे, ठीक है। रेडियम कण होते हैं, फिजिक्स में इसके बारे में बात हुई है कि किन कणों से अल्फा किरणें निकलती हैं, तो रेडियम कण थे, उनसे अल्फा कण निकले, यहाँ पे रेडियम मान सकते हैं, ठीक है, ये रेडियम है और इसमें अल्फा कण इससे निकल रहे हैं, अल्फा रेंज निकल रही है, ठीक है। और ये जो अल्फा रेंज निकल रही है, ये इससे जैसे ही टकराई, गोल्ड की पतली परत से जैसे ही टकराई, तो सोने की पतली परत द्वारा अल्फा कण पर प्रकीर्णन करने से क्या क्या हुआ, कुछ अल्फा कण परमाणु में से सीधे ही निकल गए। अब देखिए यहाँ पे बहुत छोटे छोटे हिस्से होंगे, ये बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, वो बिल्कुल पतली है तो बहुत छोटे छोटे कणों से, तो कुछ तो ये जैसे ही यहाँ से गई तो सीधी निकल गई, कुछ तो सीधी निकल गई, यानी कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे खाली जगह थी, ठीक है, यहाँ पे खाली जगह थी, हम मान सकते हैं कि इस जगह पे खाली जगह होगी। अब कुछ क्या हुई, कुछ अपने रास्ते से ऐसे हट गई, ऐसे तिरछी हो गई, तो यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई कण होगा जिससे वो हल्की सी टकराई और अपने रास्ते से ऐसे तिरछी हो गई, और कुछ जाके अवरुद्ध हो गई, निकल ही नहीं पाई, ठीक है, टकरा के वापस आ गई, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि जो हमारा कण होता है, उसका कुछ एरिया होता है, जिससे ओरा समझते, ओरा, हर इंसान का अपना ओरा होता है, तो आपके आसपास आपके आसपास एक फील्ड होता है, ठीक है। ऐसे ही हम एक क्या है, हम एक परमाणु है, ठीक है, और परमाणु कब बोला जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हम हैं और हमारे आसपास इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है, वो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हमारा भी एक ओरा है। आप ऐसे हाथ फेरेंगे तो आपके आसपास, आपके शरीर पे आपको महसूस होगा, तो हमारा एक ओरा होता है, और इसी तरीके से हर एक कण का एक ओरा होता है, ओरे में, उस ओरे में क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक में होते हैं, और इसके ओरे में क्या घूमते हैं, इसके ओरे में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जैसे सूर्य का अब इसे ओरे को क्या बोल सकते हो, ओरे को इसका प्रभाव बोल सकते हो, इसका प्रभाव जहाँ तक होगा, जितनी दूर तक इसका प्रभाव होगा उतनी दूर तक इसकी कक्षाओं पे इसका नियंत्रण होगा, ठीक है। तो उसकी इतनी बड़ी, जैसे हमारा सूर्य है, तो सूर्य कितने बड़े ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी को भी खींचे हुए है, मंगल ग्रह को भी खींचे हुए है, बुध ग्रह को भी खींचे हुए है, शुक्र को भी, बृहस्पति को भी, शनि को, तो उसका क्या है, उसका एक फील्ड, इतना बड़ा फील्ड, उसका इतना बड़ा आकर्षण बल है कि वो है तो वहीं, लेकिन वो अपने चारों तरफ इन चीज़ों को कंट्रोल किए हुए है, ठीक है। तो ये एक तरीके से हम ओरा बोल सकते हैं कि इसके ओरे में ये चीज़ें हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। तो इसी तरीके से हमने सूर्य को क्या माना, हमने सूर्य को मान लिया अपना नाभिक, और इसके चारों तरफ, अब यहाँ पे देखो
कहीं कोई इस वाली प्रक्रिया में कोई रेंज जाए तो कुछ तो हमारी पृथ्वी से टकरा गई, कुछ मंगल ग्रह से टकरा गई। अब जो टकरा गई, जो किरणें टकरा गई और खाली स्थान भी है तो टकरा के ऐसे चली जाएंगी, टकरा के ऐसे चली जाएंगी। ऐसे ही हमारा यहाँ पे जो बहुत छोटे लेवल पे काम हो रहा है वो ये तो बहुत बड़े लेवल पे काम है, ऐसे ही यहाँ पे बहुत छोटे लेवल पे काम हो रहा है। तो यहाँ पे सूर्य को क्या मानेंगे हम, नाभिक मान लेंगे, और नाभिक के चारों तरफ खाली स्थान भी है और कोई कण भी है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि इसमें धनावेशित कण भी होते हैं। ठीक है, अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ा, देखो अधिकांश अल्फा कण परमाणु में से सीधे निकल गए, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। एक तो चीज़ ये बताई कि रिक्त निकल गए तो परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। अगला है अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़े से विचलित हो गए। इससे पता चलता है कि परमाणु में कुछ धनावेशित एवं भारी कण होते हैं। अब जहाँ से विचलित हो गए तो इससे पता चलता है कि कुछ धनावेशित है मामला। ठीक है, जिससे वो अपने मार्ग से हट गए। और बहुत कम कण अल्फा अपने मार्ग से वापस हुए। इसके निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का समस्त भार कुल धनावेश और उसके केंद्र में सूक्ष्म स्थान में होता है। तो जहाँ पे बिल्कुल सटीक लग के वापस आ गया तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे परमाणु का नाभिक है। ठीक है, यही इसने बताने की कोशिश की है। उपरोक्त प्रयोग और निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। अब इसी चीज़ के आधार पर उसने परमाणु मॉडल अपना दिया। ठीक है भाई, से वो सीधे निकल गए, वो खाली स्थान है, जो टकरा के तिरछे हो गए यानी कि वहाँ पे कोई धनावेश कण है, और जो बिल्कुल टकरा के वापस आ गया वहाँ पे नाभिक है, बहुत भारी चीज़ है वहाँ पे बिल्कुल उसका कुछ ना कुछ अंश बिल्कुल भारी वाला अंश। ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने अपना रदरफोर्ड जी ने अपना परमाणु मॉडल दिया था। वो क्या दिया वो समझते हैं। उन्होंने क्या क्या चीज़ बताई 1911 में। परमाणु अति सूक्ष्म एवं गोलाकार विद्युत उदासीन कण है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्या बताया, परमाणु अति सूक्ष्म परमाणु अति सूक्ष्म, गोल और विद्युत उदासीन। क्या बताया, विद्युत उदासीन कण होते हैं। ये याद रखना, परमाणु कैसा कण होता है, विद्युत उदासीन कण होता है। ठीक है, पूछेगा परमाणु का समस्त धनावेश उसके केंद्र में स्थिर रहता है, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। तो परमाणु का समस्त धनावेश कहाँ पे है, केंद्र में। धनावेश कहाँ पे है, केंद्र में, और उस केंद्र को क्या नाम दिया, नाभिक। ठीक है, उस केंद्र को क्या नाम दिया गया है, नाभिक। परमाणु नाभिक के चारों ओर रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर होते हैं। यहाँ से इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर होते हैं, नाभिक के चारों ओर होते हैं, नाभिक के चारों ओर होते हैं। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, देखो ये क्वेश्चन भी पूछेगा नॉर्मल क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन बना के बता रहा हूँ मैं आपको। इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, ऐसे पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। जब कल क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें क्वेश्चन जो कि तू ऐसे ही पूछेगा, प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। ठीक है, परमाणु विद्युत उदासीन होता है, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ से पूछेगा परमाणु की त्रिज्या। तो हमने देखा है कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर ये पूछे नाभिक की त्रिज्या, ठीक है, अगर पूछे नाभिक की त्रिज्या, ये इन्होंने बताया था, रदरफोर्ड जी ने हर चीज़ बताई है। नाभिक की त्रिज्या कितनी है, नाभिक की त्रिज्या है 10⁻⁷
-13 से सेंटीमीटर से 10 की पावर -12। ये आप नोट डाउन कर लें। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो आप बहुत चीज़ें सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है। परमाणु की त्रिज्या 10 की पावर -8 सेंटीमीटर होती है। नाभिक की त्रिज्या 10 की पावर 13 से 10 की पावर -12, 10 की पावर -13 से 10 की पावर -12। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक स्थिर विद्युत आवेशित आकर्षण बल द्वारा एक साथ संबंध रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक। अगली इन्होंने बात बताई है। ये सारी बात इन्होंने ही बताई थी अपने मॉडल में, और यही हमारा सारे केमिस्ट्री में काम आता है। ठीक है, अगला टॉपिक इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक जो होता है, इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक क्या होते हैं? स्थिर विद्युत आकर्षण बल। ठीक है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल, स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा एक साथ संबंध रहते हैं, एक साथ बंधे रहते हैं, ऐसा बोल सकते हो। बंधे रहते हैं। ठीक है, इसमें रदरफोर्ड की संरचना मॉडल सूर्यमंडल के समान है। ठीक है, रदरफोर्ड की संरचना मॉडल सूर्यमंडल के समान है। ठीक है, सूर्यमंडल के समान है, इसीलिए इसे सौर मॉडल भी बोल देते हैं। इसका नाम क्या है? सौर मॉडल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, सौर मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें आप इन्हें नोट डाउन कर लें कि रदरफोर्ड ने क्या क्या बताया था। रदरफोर्ड ने इतनी चीज़ें बताई थी, किसी भी परमाणु के कैसे परमाणु होता है, काम कैसे करता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि रदरफोर्ड जी ने जो जो चीज़ बताई थी वही हमारी आज तक काम में आ रही हैं, और इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे कि कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अभी इसमें बहुत कुछ है, तो सेकंड पार्ट में पढ़ते हैं अणु परमाणु के। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अगली वीडियो देखते रहें। लगातार मैं प्लेलिस्ट में केमिस्ट्री की वीडियो डालता रहूँगा, और जो हार नहीं मानते वो डेफिनेटली जीत जाते हैं, और जो हार मान लेते हैं वो कभी जीतते ही नहीं। ऑल द बेस्ट।